चलिए, बस बातें नहीं, चलिए आगे हेडिंग लिखिए। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पिगमेंट्स क्या होते हैं। पिगमेंट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्वांटम कन्वर्जन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो क्वांटम कन्वर्जन क्या होता है, जब लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब क्रोमेटोग्राफी की गई थी तो क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हमें ये पता लगा था कि प्लांट के अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि अगर आपको लीफ ग्रीन कलर का नजर आ रहा है तो सिर्फ उसमें क्लोरोफिल ही प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल के अलावा भी बहुत सारे अदर पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं असेसरी पिगमेंट्स, जैसे कैरोटिनॉइड्स हो गया, ठीक है। उसके बाद फाइकोबिलियंस हो गए, ठीक है। ये सारे क्या है, असेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। अब क्लोरोफिल में भी जब हमने पढ़ा था तो क्लोरोफिल को मेन पिगमेंट बोला गया, ठीक है। क्लोरोफिल को मेन पिगमेंट क्यों बोला गया, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, वो एक्चुअल में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब क्लोरोफिल में भी आगे टाइप्स थी, ए बी सी डी एंड ई। उसमें भी हमने देखा था कि मेन टाइप कौन सी है, क्लोरोफिल ए, और उसी को बोला जाता है यूनिवर्सल पिगमेंट, क्योंकि ऐसे माना गया है कि क्लोरोफिल जो है जितने भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं उन सब के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लोरोफिल बी सी डी एंड ई। तो बी सी डी एंड ई जो है उनको हम क्या बोलते हैं, असेसरी पिगमेंट्स। असेसरी पिगमेंट्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, असेसरी पिगमेंट्स बेसिकली क्या करती हैं, जो क्लोरोफिल ए की क्या करती हैं, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को क्या करती हैं, इनहैंस करती हैं, ठीक है। अब वो कैसे इनहैंस करती हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी क्लोरोफिल की टाइप्स हैं ए बी सी डी एंड ई, ये सारी क्या करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेंज की लाइट को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। हाँ, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेंज की लाइट को क्या करती हैं, एब्सॉर्ब करती हैं। अब यहां पर क्या हुआ, अब अगर अकेला क्लोरोफिल ए ही लाइट को एब्सॉर्ब करेगा तो वो तो एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि बी अपनी लाइट को एब्सॉर्ब करता है, सी अपनी को करता है, डी अपनी को करता है, ई अपनी को करता है, और जितनी भी लाइट उन्होंने इकट्ठी की होती है वो सारी की सारी किसको कैरी फॉरवर्ड कर देता है, ए को, ताकि वो क्लोरोफिल की एफिशिएंसी को क्या कर दे, इनहैंस कर दे, ठीक है। अब इनको असेसरी पिगमेंट्स क्यों बोला, एक तो ये फंक्शन था क्योंकि ये क्लोरोफिल ए की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और दूसरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल ए जो है वो इतना ज्यादा सेंसिटिव पिगमेंट है, ठीक है, कि अगर उसके ऊपर डायरेक्ट आकर लाइट गिरी तो लाइट के बीच में क्या होते हैं, फोटॉन्स, एनर्जी पैकेट्स। तो फोटॉन्स क्या कर देंगे, क्लोरोफिल को बर्स्ट कर देंगे, डैमेज कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं फोटो ब्लीचिंग इफेक्ट, ठीक है। तो फोटो ब्लीचिंग इफेक्ट से बचाने के लिए ये जितने भी असेसरी पिगमेंट्स होते हैं, स्पेशली कैरोटिनॉइड, ये क्या करते हैं, उसके अराउंड एक शील्ड बना लेते हैं। इसीलिए कैरोटिनॉइड्स को हम बोलते हैं शील्ड पिगमेंट। क्यों, क्योंकि ये क्लोरोफिल ए के अराउंड क्या कर लेते हैं, एक शील्ड बनाते हैं और उसको फोटो ऑक्सीडेशन इफेक्ट से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए तो लिख लीजिए, वो भी असेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। चलिए तो लिखिए, इसमें सबसे पहले पहला फंक्शन जो है, कहता दे आर असेसरी पिगमेंट, दे आर असेसरी पिगमेंट and make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelength को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ऑफ लाइट। सेकेंड फंक्शन, protect from photo oxidation and they also protect photosynthetic machinery by converting lethal nascent oxygen
nascent oxygen into unharmful molecular oxygen. Thus we are going to call shield pigment. अब आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर काफी सारी नेसेंट जो है कंपाउंड्स वो चल रहे हैं या मॉलिक्यूलर चल रहे हैं, जिनको हम रिएक्टिव स्पीशीज भी बोलते हैं, ठीक है। अब रिएक्टिव स्पीशीज क्या होती हैं? अनस्टेबल मॉलिक्यूल। आइए बेटा जल्दी आइए थोड़ा, ठीक है। रिएक्टिव स्पीशीज, तो जितने भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, उनका यही मेन रहता है कि हमें फटाफट से क्या होना है, स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं कि हमारे जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ जाकर क्या करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं। जैसे लेट अस सपोज अगर आपसे कोई पूछे कि आप अपनी डेली डाइट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं, तो हम बोलते हैं यस हम ले रहे हैं, फ्रूट्स लेते हैं, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है कि जितने भी हमारे अंदर नेसेंट स्पीशीज चल रही हैं उनको क्या करना, स्क्वेस्टेड करना, ठीक है, और उनको वेस्ट के थ्रू बाहर निकाल देना। क्लियर है? एंटीऑक्सीडेंट का मेन काम यही होता है। बट प्लांट जो है, प्लांट के अंदर क्या हो रहा है कि जब लाइट पड़ती है तो लाइट के साथ फोटॉन्स आते हैं और फोटॉन्स के साथ कुछ नेसेंट स्पीशीज आती हैं, जैसे नेसेंट ऑक्सीजन हो गई। तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है, रिएक्टिव होती है। तो वो क्या करेगी, आकर क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को क्या करेगी, डैमेज करेगी। पर अगर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर डैमेज हो गया तो फोटोसिंथेसिस क्या कर जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी। तो इससे क्या होता है कि जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे वो आता है, नेसेंट स्पीशीज आती हैं, तो नेसेंट स्पीशीज को अपने साथ क्या कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कैरोटीनॉइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, दे आर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोकार्बन कौन है, प्योर हाइड्रोकार्बन, कैरोटीन के ज़ैंथोफिल, कैरोटीन। और ज़ैंथोफिल क्या था, ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर क्या है, जैसे ये स्ट्रक्चर है कैरोटीन का। अब इसके साथ आकर कौन बाइंड करता है, नेसेंट स्पीशीज। तो ये इसको कैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, लाइक दिस। इसने अपने साथ किसको बाइंड कर लिया, नेसेंट स्पीशीज को, ठीक है। अब जैसे इसने इसको बाइंड किया, अब इसको कन्वर्ट कर देगी वो किसके अंदर, ये दोबारा से फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अपनी इस फॉर्म के अंदर, और क्या बना देगा, प्लस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अगर कैरोटीन वहां ना होता तो क्लोरोफिल ने क्या हो जाना था, डैमेज, ठीक है। तो एक तरह का इसने क्या किया, प्रोटेक्शन किया, ठीक है, एक तरह का प्रोटेक्शन कर दिया इसने, फटाफट से रिएक्टिव स्पीशीज को अपने साथ बाइंड किया और उसको अनहार्मफुल बना दिया। ऑक्सीजन तो अनहार्मफुल है ना, O2, ठीक है, तो उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शील्ड पिगमेंट, क्योंकि ये क्लोरोफिल के अराउंड होता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। क्लियर है? चलिए उसके बाद अब मैंने बताया था कि जो बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है, ये किसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है, विटामिन बी का, ए का। और विटामिन ए का अगर आपको नाम पता हो, साइंटिफिक नेम, तो क्या होता है, रेटिनॉल। और रेटिनॉल किसके लिए होता है, आइस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन इज एक्ट एज प्रिकर्सर फॉर विटामिन ए, ठीक है। उसके बाद अब फ्लावर्स जो होते हैं, तो फ्लावर्स में भी पिगमेंट होते हैं, आप मल्टी कलर्ड के फ्लावर्स देखते हो, ठीक है। अगर तो सिर्फ क्लोरोफिल होता तो सारे फ्लावर कौन से कलर के होते, ग्रीन। बट आप यहाँ पर देखते हो कितनी सारी डाइवर्सिटी है। अब ये फूलों की जो इतनी सारी डाइवर्सिटी, इसके पीछे कोई सिग्निफिकेंस है एवोल्यूशनरी, यस, पॉलिनेशन। अगर ये इतने रंग बिरंगे फैसिनेटिंग ना होते तो पॉलिनेटिंग इनकी तरफ क्या अट्रैक्ट ही ना करते, ठीक है। तो ये भी एक इनका फंक्शन है, दे हेल्प इन
एंटोमोफिली, एंटोमोफिली होती है अगर पॉलिनेशन किन के थ्रू करवाई जा रही है, इंसेक्ट्स के थ्रू। एंड ज़ूकोरी, ज़ूकोरी होता है डिस्पर्सल, ज़ू का मतलब एनिमल्स। चलिए ये तो था कैरोटीनॉइड पिगमेंट। थर्ड कैटेगरी कौन सी है, फाइकोबिलियंस। तीसरी कैटेगरी के पिगमेंट्स होते हैं फाइकोबिलियंस। फाइकोबिलियंस जो होते हैं वो हॉट वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। एंटोमोफिली, ज़ूकोरी, कोरी, जहां पायो में वर्ड आ गया कोरी, उसका मतलब था डिस्पर्सल, एक जगह से दूसरी जगह फेंकना, और जू का मतलब एनिमल। जैसे कोई सीड गिरा है, अगर सीड फैसिनेटिंग कलर का नहीं होगा तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट नहीं करेगा एनिमल। अगर एनिमल अट्रैक्ट करेगा तो उसको पकड़ेगा और उड़ेगा, किसी दूसरी जगह पर जाएगा और उसको वहां गिरा देगा, तो डिस्पर्सल हो गया ना। ठीक है, तो जू को उसमें भी पढ़ा था, साइनोबैक्टीरिया में। ठीक है, चलिए। हाँ जी, एंटोमोफिली होता है अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करवाई जा रही है, अगर इंसेक्ट पोलन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं उसको बोलते हैं एंटोमोफिली। ठीक है। फाइकोबिलियंस, फाइकोबिलियंस हॉट वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं। सर ये फिफ्थ पॉइंट है। हाँ नहीं बेटा, ये अगला पिगमेंट है फाइकोबिलियंस। ठीक है, हॉट वाटर सॉल्युबल। मैंने आपको बताया था ना 3 पिगमेंट्स हैं मेन, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलियंस। तो ये थर्ड कैटेगरी है, ये हॉट वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। और इसके पास ना तो फाइटोल टेल होती है और ना ही इसके पास मैग्नीशियम होता है। कांटा लगा दीजिए। अब इसमें भी 3 टाइप्स हैं, इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं। अगर आपको याद हो, फाइकोसाइनिन था, फाइकोएरिथ्रिन था, और एलोफाइकोसाइनिन था। एलोफाइकोसाइनिन। तो साइनिन वर्ड आ जाए तो समझो कौन सा कलर है, ब्लू। एरिथ्रिन आ जाए तो रेड, और एलोफाइकोसाइनिन आ जाए तो लाइट ब्लू। और आपने ये किस में पढ़ा था, अभी हमने डिस्कस किया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, कहां पढ़ा था, तो यहां पर लिख लीजिए दे आर एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ इन्हीं में, एक्सक्लूसिवली अक्कर इन ब्लू ग्रीन एल्गा प्लस रेड एल्गा। हाँ, लोअर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में। और इन्हीं को भी क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट्स। नेक्स्ट, आगे हेडिंग डालिए, एक्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन का मतलब होता है कोई एक्टिविटी, और स्पेक्ट्रा का मतलब होता है रेंज ऑफ लाइट। ठीक है, स्पेक्ट्रा का मतलब होता है रेंज ऑफ लाइट। अब एक्शन स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन क्या कहती है, ये एक ग्राफ है, वो ग्राफ हमें ये बताता है, आ जाइए प्लीज, ये ग्राफ है और ये ग्राफ हमें ये बताता है, पीछे चले जाइए। ठीक है, ये ग्राफ हमें ये बताएगा कि जो विबग्योर होता है, विबग्योर में टोटल कितनी लाइट्स हैं, 7। इस 7 लाइट में ऐसी आओ, इस 7 लाइट में ऐसी, पीछे, इस 7 लाइट में ऐसी कौन सी रेंज ऑफ लाइट है जहां पर फोटोसिंथेसिस के जो एक्शन है वो क्या होगा, मैक्सिमम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि कौन सी रेंज ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, चलिए तो इसकी पहले डेफिनेशन लिखिए। इसका डेफिनेशन है, इट इज अ ग्राफिकल presentation of
the absorption of different wavelength of light by a particular pigment. ठीक है, so graph showing the ability of pigment to absorb light of different wavelength, यानी कि absorption spectrum चलिए यहाँ पर आप लोगों ने ग्राफ बनाना है, तो आपको ग्राफ में पहले दिखाता हूं, पहले आप ग्राफ देख लीजिए। और इस ग्राफ के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा। पहला ए ग्राफ देखिए, ये वाला, इसमें 3 डिफरेंट कलर से उन्होंने आपको पीक्स रिप्रेजेंट की हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं, ठीक है। अगर मैं यहां पर विबग्योर बना दूं, ठीक है, जैसे लाइक ऐसे, ऐसे सपोज मैंने रफली बना दिया है, ठीक है। ये है एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। अब क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट बोला है तो उसमें क्लोरोफिल भी होगा और कैरोटिनॉइड्स भी होंगे, ठीक है। अब ये है रेंज ऑफ लाइट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले, जैसे आप ना जब हायर क्लासेस में जाओगे, चाहे किसी भी आप लाइफ साइंस की बैकग्राउंड में जाइए, तो वहां एक एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, बियर लैम्बर्ट लॉ। आपने पढ़ा अभी तक ये? नहीं। तो बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, मतलब उसमें क्या होता है कि एक मशीन होती है, टूल होता है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें एक पाइप लगी होती है ठीक है, तो वो सकिंग पाइप होती है। तो आपने कोई भी पिगमेंट चेक करना है कि ये पिगमेंट कितनी रेंज ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो आप उस सैंपल को उसमें पुट कर दीजिए, तो वो आपको रीडिंग दे देता है। बट उस रीडिंग के पीछे प्रिंसिपल क्या है, तो वो प्रिंसिपल है बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ ये बोलता है कि जब हम कोई भी सोल्यूशन के बीच में से लाइट पास करते हैं, तो उस सोल्यूशन की जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करती है और बाकी अमाउंट ऑफ लाइट को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट बैक। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि जो लाइट आप दे रहे हो, जितनी क्वांटिटी में वो आप लाइट दे रहे हो सोल्यूशन को, उस क्वांटिटी की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगी। तो बाकी लाइट कहां गई, बाकी उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ने क्या कर ली, एब्सॉर्ब कर लिया। तो जिस सोल्यूशन की जितनी ज्यादा मोलर कंसंट्रेशन होगी, वो उतना ही ज्यादा लाइट को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। क्लियर है? ऐसे सेम यहां पर है, उसने सबसे पहले यहां पर डाला क्लोरोफिल ए को, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्लोरोफिल ए जो है, ये स्काई ब्लू कलर वाला जो है, ठीक है। इसके अगर आप पीक देख रहे हो, तो ये पीक ये वाली चल रही है, ठीक है, ये वाली पीक चल रही है। क्लियर है? ठीक है। अब ये पीक अगर आप देखो, तो क्लोरोफिल ए जो है, ये किस रेंज ऑफ लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शो कर रही है, यानी कि मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब कर रही है, इंडो ब्लू के बीच बीच में, ठीक है। और अगर थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो कहां कर रही है, रेड। यानी कि एक चीज क्लियर होगी कि जो क्लोरोफिल ए है, उसका जो एक्शन स्पेक्ट्रा है, यानी कि जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो कौन सी रेंज ऑफ लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू एंड रेड। क्लियर है? फिर उसने उसके बाद डाला सेकंड पिगमेंट। तो सेकंड पिगमेंट जो उसने ऐड ऑन किया, वो उसने किया क्लोरोफिल बी, यानी कि जो ग्रीन कलर से उसने पीक दिखाई है। तो ये जो पीक थी, ये काफी ज्यादा मैक्सिमा पीक थी, ये काफी ज्यादा मैक्सिमा पीक थी।
पर ये भी पीक क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जब क्लोरोफिल बी फोटोसिंथेसिस करेगा तो कौन सी रेंज ऑफ लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा? ब्लू एंड अगेन, ठीक है। और जब तीसरा एड ऑन किया इन्होंने पिगमेंट, तो तीसरा एड ऑन कौन सा किया? कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स में इसने क्या देखा? इसने अगेन देखा कैरोटीनॉइड्स की जो मैक्सिमम पीक है वो कहां जा रही है? ब्लू। और उसके बाद रेड पे वो गई नहीं, ठीक है, रेड पे वो गई नहीं, और उसके बाद कहां रही वो? ग्रीन के बीच में, यानी कि ब्लूइश ग्रीन लाइट को उसने क्या किया? मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया। तो इस ग्राफ से एक चीज क्लियर हो गई कि पिगमेंट कोई भी हो, फोटोसिंथेसिस जो है वो मैक्सिमम किस रेंज ऑफ लाइट में होती है? ब्लू एंड रेड। क्लियर है? तो ये ग्राफ ये बताता है। अगर आपको स्कूल में डेफिनेशन आता है एक्शन स्पेक्ट्रा का, तो आपने बहुत सरल शब्दों में वहां लिखना है कि एक्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। एक्शन स्पेक्ट्रा होता है कि कौन सा पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी रेंज ऑफ लाइट को मैक्सिमम क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और ये ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है? ये ग्राफ का सिग्निफिकेंस ये था, ये ग्राफ ने हमें ये बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो मैक्सिमम किस रेंज ऑफ लाइट में होती है? ब्लू एंड रेड। क्लियर है? चलिए ये ग्राफ बनाइए कॉपी पे, फटाफट से बनाइए। पीक से शो करने, बाकी मैं लिखवाता हूँ आपको। मैंने आपको इसका हेडिंग लिखवाया है एक्शन स्पेक्ट्रा ना। आप एक्शन को काट के लिख लीजिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन कर लीजिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, क्योंकि यहाँ पर हम एब्जॉर्बेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एब्जॉर्बेंस तो नीचे वो विब्रियो शो करना। हाँ लिख लेना, लिख लेना, विब्ग्योर लिख ही लेना। ये ग्राफ के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन रहता है। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे रहेगा। वो पीक्स बनाएंगे और ये हटा देंगे, तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। याद रखना सबसे लंबी वाली कौन सी है? क्लोरोफिल बी। और बीच वाली ये छोटी मोटी जो है ये कौन सी है? मैं ऐसे बच्चों को निशानी लगवाता हूँ कि सबसे बड़ी वाली कौन सी है? क्लोरोफिल बी। और जो रेड के ऊपर नहीं जा पा रही वो कौन सी है? कैरोटीनॉइड। बाकी तीसरी पहचान लोगे क्लोरोफिल। तो इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है? लिखिए, लिखिए। हाँ लिखिए सिग्निफिकेंस। क्लोरोफिल ए शोज, chlorophyll A shows maximum absorption at blue light and show another absorption at red light. इसी ग्राफ को देखते हुए अगली टर्मिनोलॉजी आ गई एक्शन स्पेक्ट्रा। तो एक्शन स्पेक्ट्रा मैंने आपको बता दिया है। एक्शन स्पेक्ट्रा भी कहां मैक्सिमम होगा? ब्लू एंड रेड में। यहाँ एक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और स्पेक्ट्रा क्या है? रेंज ऑफ लाइट। यानी कि कौन सी रेंज ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगी? रेड एंड ब्लू, ठीक है। आगे हेडिंग डालिए एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम
एक्शन स्पेक्ट्रम में लिखिए, ये वाला ग्राफ है एक्शन स्पेक्ट्रम का, ये वाला देखिए, इसमें कर्व बनी हुई है एक, देखिए द ग्राफिक कर्व, द ग्राफिक कर्व, द ग्राफिक कर्व represent the relative rate of photosynthesis at different wavelength of light, is called action spectrum, Next point लिखिए, this graph show that the wavelength at which there is maximum absorption by chlorophyll A, that is in the blue and the red region, also show high rate of photosynthesis. Hence we can concluded that chlorophyll A is the chief pigment सर chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis. मैं दोबारा से बोलता हूं लाइनें. This graph shows that the wavelength at which there is maximum absorption by chlorophyll A, that is in the blue and the red regions, and also show higher rate of photosynthesis. Hence we can concluded that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis. है? इस ग्राफ से ये पता चला उन्होंने, जैसे उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया ये चीज पता करने के लिए, पर ये चीज पता चल गई थी कि क्लोरोफिल ए ही चीफ पिगमेंट है, क्योंकि क्लोरोफिल जो बी था वो कुछ हद तक कर पा रहा था और उसके बाद फिर वो भी डिक्लाइन करता जा रहा था, पर क्लोरोफिल ए जो था एक स्टेबल पिगमेंट था, ठीक है, वो फ्लक्चुएट नहीं कर पा रहा था, ठीक है. इसको और अच्छे से उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंट. पहले ये ग्राफ बनाओ सर. हाँ जी बेटा. सर ये जो आपने 2 पॉइंट्स लिखवाए हैं अभी, ये एक्शन स्पेक्ट्रा के है ना? हाँ ये एक्शन स्पेक्ट्रम के बेटा. तो आप देख पा रहे हो ये वाली जो रेंज ऑफ लाइट होती है, ठीक है, ये रेंज ऑफ लाइट क्या है, रिप्रेजेंट करती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो आप देख रहे हो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम किस लाइट पे आ रहा है, ब्लू पे, और उसके बाद किस पे आ रहा है, रेड पे. और स्काई ब्लू कलर वाली जो कर्व थी ये किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, एब्सॉर्प्शन. और ये कौन सा पिगमेंट था, क्लोरोफिल. ठीक है, क्योंकि जब ये चीज क्लियर है कि क्लोरोफिल ए ही फोटोसिंथेसिस करता है मेनली, तो सिर्फ उन्होंने उन्हीं को ही एम्फेसाइज किया ये देखने के लिए कि ये वाला पिगमेंट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां शो करता है. तो उन्होंने देखा कि जो क्लोरोफिल ए है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू रेंज में कर रहा है और रेड रेंज में कर रहा है. इट मींस क्लियर हो गया कि रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है वो हाई किस में होगा, ब्लू एंड रेड रीजन में.
बट फिर भी उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन कर दिखाया, वो भी हम देखते हैं। और वो जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो किया TW एंजलमैन ने, ठीक है। नहीं, वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखा रही है, ठीक है। सर ये आपने बी और आर ब्लू और रेड लिखा है ना? हाँ बेटा, BR ब्लू एंड रेड। तो एक चीज क्लियर होगी कि जो पार रेडिएशंस की रेंज होती है वो कहां से कहां होती है, 400 to 700 नैनोमीटर, ठीक है। एक बुक में 760 लिखा है, तो एनसीईआरटी उसको फॉलो नहीं करती। एनसीईआरटी के अंदर लिखा है 400 से 700, ठीक है। तो आपने उसी को फॉलो करना है। हो गया ये ग्राफ? चलिए, हाँ। आगे हेडिंग डालिए TW एंजलमैन एक्सपेरिमेंट। TW एंजलमैन वो इंसान था जिसने सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रा डिस्क्राइब किया था, ठीक है। अब जब वर्ड एक्शन स्पेक्ट्रा आता है तो आपकी डेफिनेशन क्या होगी? मैक्सिमम। और अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आता तो फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एट द रेंज ऑफ लाइट वेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय पिगमेंट इज मैक्सिमम। चलिए मैं लिखता हूं बेटा, क्योंकि आपके लिए स्पेलिंग नहीं है। तो यहां पर लिखिए TW एंजलमैन एक्सपेरिमेंट। और ये वो इंसान था जिसने क्या दिया था पहला, गेव फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट इसने किया। इसने एक एल्गा लिया, और वो एल्गा जो थी वो थी क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा एक ब्लू, सॉरी ग्रीन एल्गा है, एक ग्रीन एल्गा है। सर हाँ जी बेटा। सर आपने पार वाली की वेवलेंथ कितनी बताई? 400 to 760 या 700? 700, ठीक है। ओके सर, आपने पीछे 760 लिखवाई थी ना एक जगह पे। हाँ 700 कर लो, ठीक है। ओके सर। क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा एक ग्रीन एल्गा है। इसको चुनने का क्या राज था, इसके पीछे क्या उसको फायदा था? क्योंकि ये एक ऐसी एल्गा थी जो इजीली अवेलेबल थी मार्केट में, ठीक है। और दूसरा ये ग्रीन कलर की थी, यानी कि ये भी क्या कर रही थी, फोटोसिंथेसिस। अब ये जो एल्गा है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट था, तो ये क्लोरोप्लास्ट बना लीजिए आप, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट था, ग्रीन कलर से आप शो कर सकते हैं क्लोरोप्लास्ट को। तो ये इसका हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होगा क्लोरोफिल। अब इसने क्या किया, इसने एक प्रिज्म लिया, इसने एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म क्या करता है, जब प्रिज्म में से हम व्हाइट लाइट को पास करें तो वो क्या कर देता है, उसको डिस्पर्स कर देता है इनटू विबग्योर। प्रिज्म लिया उसने, और प्रिज्म को लेने के पीछे क्या सिग्निफिकेंस था, क्योंकि उसने व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करवाना था विबग्योर के अंदर। और उसने लाइट कौन सी यूज की, व्हाइट लाइट। कोई टॉर्च यूज कर ली उसने, और साथ में यूज किए एरोबिक बैक्टीरिया।
These are aerobic bacteria. चलिए, अब उसने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया। जैसे ही उसने ये लाइट पास करवाई प्रिज्म में से, तो ये लाइट डिस्पर्स हो गई किसके अंदर, अभी बताया था मैंने, विबग्योर के अंदर, विबग्योर, यानी कि VIBGYOR, इसके अंदर होगी लाइट डिस्पर्स। अब उसने क्या देखा कि जैसे उसने लाइट उसके ऊपर डाली और लाइट डिस्पर्स की, तो उसने देखा कि ये जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया हैं, इनका सारा हजूम जो है वो यहां इकट्ठा होना शुरू हो गया। और यहां इकट्ठा होना शुरू हो गया। बैक्टीरिया हजूम समझते हो ना, इकट्ठ, ग्रुप बनाने शुरू हो गए। अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ की फॉर्म में लेकर आऊं, सर ये जो आपने सेंटर में ग्रीन ग्रीन पार्ट्स बनाए, ये क्लोरोप्लास्ट है ना? हाँ जी हाँ जी। तो आप इस कर्व से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये जो कर्व आ रही है, अब क्या हुआ इसके पीछे, ये हजूम यहीं क्यों इकट्ठा हुआ, यहां क्यों नहीं हो गया? क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या निकली, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया थे, ठीक है। अब ऑक्सीजन एक तरह की केमिकल गैस है, तो ये बैक्टीरिया जैसे ऑक्सीजन निकली, जहां पर मैक्सिमम ऑक्सीजन निकल रही थी, तो वहां पर ये बैक्टीरिया क्या करने, अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। जब कोई चीज केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होती है तो उस मोमेंट को क्या बोलते हैं, कीमोटैक्टिक। बट ऑक्सीजन इज एयर बेसिकली, तो ऐसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, एरोटैक्टिक मूवमेंट। यानी कि ये बैक्टीरिया ने कौन सी मूवमेंट दी, एरोटैक्टिक मूवमेंट। तो एक चीज क्लियर हो गई, यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि जो फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम कौन से रेंज में होती है, ब्लू एंड रेड रेंज में। हाँ जी बेटा, कौन से, कीमोट, जैसे कोई केमिकल पड़ा है, अगर केमिकल की तरफ कोई चीज अट्रैक्ट करती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अगर कोई चीज हवा के थ्रू अट्रैक्ट हो रही है, हवा की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो उसको बोलते हैं एरोटैक्टिक मूवमेंट। एरो मतलब हवा, एयर, ठीक है। तो बैक्टीरिया हवा के थ्रू अट्रैक्ट हुए ना ऑक्सीजन की तरफ, एरोटैक्टिक मूवमेंट। और ये भी चीज क्लियर होगी, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कम जो थे वो ग्रीन लाइट के पास थे। इससे एक चीज क्लियर होगी कि फोटोसिंथेसिस सबसे जो लीस्ट होती है वो किस रेंज में होती है, ग्रीन। ये क्लियर है? तो लिखिए, मैं लिखवाता हूं। सर ये डायग्राम भी बनानी है ना? हाँ बनानी, बिल्कुल बनानी है। बना लीजिए डायग्राम, लिखो। कहता एक्सपेरिमेंट डन बाय T.W. एंजलमैन, द एक्सपेरिमेंट done by T.W. Engelmann using a prism, he split light into its spectral components, ब्रैकेट में लिखिए विबग्योर। सर he split light into its spectral components, ब्रैकेट में लिखिए विबग्योर, and then illuminated a green alga
named cladophora, placed in a suspension of aerobic bacteria, full stop. Next point. The bacteria were used to detect the sites of oxygen evolution. He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light, Next point. It resemble roughly the absorption spectra of chlorophyll A and B. अगर आप ध्यान से कर्व नोटिस करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा की, तो दोनों कर्व्स क्या हैं? सेम। आप देख रहे हो ये वाली कर्व कैसे आ रही है? आगे लिखिए, most of the photosynthesis takes place सर नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी बेटा, अब आप मुझे बताओ इसका आंसर। मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द डैश एंड डैश रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। लिखिए, इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। आगे लिखिए, some photosynthesis does takes place at the other wavelength of the visible spectrum. मैं दोबारा बोलता हूं, some photosynthesis does takes place at the other wavelength of the visible spectrum. Next point. It happens because other thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophyls and carotenoids which are called कौन से पिगमेंट बोलते हैं इनको? accessory pigment absorb light and transfer the energy to किसको देंगे ये एनर्जी? chlorophyll A, and transfer the energy to chlorophyll A. चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ब्रॉड हेडिंग, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने पिगमेंट्स भी पढ़ लिए हैं,
हमें ये भी पता चल गया कि कौन सी रेंज ऑफ लाइट यूज होगी। अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस हुई कैसे। ठीक है, हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कितने रिएक्शंस होते हैं ब्रॉडली? 2। कौन कौन से? What is the another name of light reaction? Photochemical reaction. And what is the another name of dark reaction? Blackman reaction. फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन होता है वो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है? थाइलाकॉइड्स। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। जब दो डिफरेंट रिएक्शन दो डिफरेंट लोकेशंस पर होते हैं तो ऐसी ऑर्गेनेली को क्या बोला जाता है? दिस ऑर्गेनेली शोज डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, two types of reaction. The first reaction is called photochemical reaction, or we can say light reaction, and the second is called dark reaction. सबसे पहले what is light reaction? तो लिखिए लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है? इट includes पहली एक्टिविटी जो लाइट रिएक्शन में होती है, लाइट एब्जॉर्प्शन। पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी, दूसरी एक्टिविटी वाटर की स्प्लिटिंग होगी, that is called photolysis of water। तीसरी एक्टिविटी होगी ऑक्सीजन रिलीज, और चौथी एक्टिविटी होगी फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर्स। मुझे कौन बताएगा एसिमिलेटरी पावर कौन कौन सी थी? बिल्कुल, एटीपी एंड एनएडीपीएच। इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन रहता है, आपको सीक्वेंस में इसको लगाना है। तो लाइट रिएक्शन में 4 इवेंट्स होते हैं। सो द फर्स्ट इवेंट इज लाइट एब्जॉर्प्शन। जब लाइट जोर से गिरती है तो पहले कौन टूटेगा? पानी। जब पानी टूटेगा तो क्या बनेगी? ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन बनने के बाद क्या बनेंगे? एटीपी एंड एनएडीपीएच। ये 4 इवेंट्स क्लियर हैं? बोलिए मेरे पीछे पीछे। पहला और एसिमिलेटरी पावर्स कौन कौन सी हैं? NADPH। NADH अगर लिख दिया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, P लिखना है। चलिए, अब ये सब करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? फोटो सिस्टम्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। अब ये वर्ड नया है, फोटो सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड फॉर लाइट रिएक्शन। और तीसरी चीज है, कहता इमर्सन एंड अर्नोल्ड, दो साइंटिस्ट हैं, इमर्सन एंड अर्नोल्ड worked on chlorella and gave concept of two photosystems और फोटो सिस्टम को बोलते हैं पिगमेंट सिस्टम।
पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं सारा समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए इसमें, इमर्सन इफेक्ट, और इसी को हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड ड्रॉप। इमर्सन इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप। पहला लिखिए, they reported minimum photosynthetic yield when supplied monochromatic beam of 700 nanometer or greater than 680 nanometer only. This is called red drop. Next, reported enhancement in photosynthetic yield when both 700 nanometer plus 680 nanometer supplied together. This is called enhancement effect और immersion effect. हाँ जी बेटा, कोई बात नहीं। सर फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दो। मैंने अभी समझाना है, अभी सिर्फ लिखो। कुछ पूछना है इसमें? कोई वर्ड क्लियर नहीं है? मैं ये सारा समझाऊंगा, पहले लिख लो, ठीक है? ओके। कंक्लूजन, two types of photosystems. I'm writing photosystem with PS, means PS1 and PS2. ये रोमन में लिखना है आपने, ठीक है? 1 and 2 exist in photosynthetic units. They operate simultaneously and activation required 700 nanometer and 680 nanometer radiations. So photosystem group of pigments in thylakoid membrane which convert light
into chemical energy. These pigments are organized as two discrete photochemical light harvesting. सर थोड़ा सा ऊपर कर दो, 1 मिनट. Light harvesting complexes, इसको बोलते हैं LHC, within PS1 and PS2. So PS का जो फार्मूला है वो है PS is equals to RC plus LHC. इतना लिखे फिर हम समझते हैं इसको. बातें नहीं. जब लिख लोगे मुझे बता देना. ये रहे कान पकड़ा. ये अच्छे नहीं लग रहे ये बैठे. मैंने कब कहा? मेरे तो पेपर में आ भी नहीं रहा. सर बॉर्ड में हटा दे, इसको लगा है ह्यूमन फिजियोलॉजी आ रही है सर. ये दोनों बैचेस का सिलेबस सेम हो गया? हाँ. सर शादी लगेगा. नहीं बस आज के लिए है ना. आज सर हम चुप हैं. आज हम चुप हैं. बोलने वाले नहीं है यार. दुखी हो गए लोग. चलिए बस बातें नहीं. ये लिख लिया है. अब कॉपी की तरफ नहीं देखना, सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना है, क्योंकि ये जितनी भी लाइनें लिखी हैं अगर ये अच्छे से क्लियर हो गई माइंड में तो आगे जितना प्रोसेस चलने वाला है आगे, क्योंकि साइकिल्स आने वाले हैं, वो सारे समझ लगते जाएंगे. ठीक है. और कोई भी में अगर आपको दिक्कत आती है, हाँ वरदान बोलो. सर थोड़ा सा रहता है सर. लिखो जल्दी लिखो. ठीक है. कोई भी वर्ड नहीं क्लियर होगा उसी मुझे पूछ लेना है. ठीक है सर मुझे ये वर्ड क्लियर नहीं है. ठीक है. क्योंकि ये सारी चीजें नहीं है आपके लिए. ठीक है. इसलिए आपको हर एक वर्ड को ध्यान से समझना. हाँ पर वहां सिर्फ आपने सिर्फ वर्ड ही सुने थे PS1. अब ये PS क्या है ये अब यहाँ आएगा. अभी तक आपने तो एक्टिवा की आरसी सुनी है. दिख रही हो आपकी. चलो आप कॉपी की तरफ नहीं देखना, स्क्रीन की तरफ. ठीक है. चलिए. सो मैकेनिज्म ऑफ, बस बातें नहीं. मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि यहाँ दो तरह के रिएक्शंस होते हैं. एक है फोटोकेमिकल रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन. ठीक है. अब फोटोकेमिकल रिएक्शन में ये 4 इवेंट्स हो रहे थे, ये हमने पढ़ लिया. ठीक है. प्लस इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, और वो ऑब्जर्व किन्होंने किया 2 लोगों ने मिलकर. एक था इमर्सन और दूसरा था अर्नोल्ड. ठीक है. इमर्सन और अर्नोल्ड बेसिकली देखा जाए तो इमर्सन और अर्नोल्ड ही मेन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो लाइमलाइट में रहे हैं वो यही दोनों रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया है लाइट रिएक्शन को स्टडी किया है. ठीक है. इन्होंने ये बोला, इमर्सन और अर्नोल्ड ने, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया क्लोरेला के ऊपर. अब क्लोरेला भी एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है. ठीक है. इन्होंने, इमर्सन और अर्नोल्ड ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया क्लोरेला के ऊपर, और उन्होंने ये पता करवाया कि फोटोसिंथेसिस जब होती है
तो वो एक सिंगल लाइट में नहीं हो सकती, यानी कि वो डिफरेंट डिफरेंट रेंज की लाइट को क्या करती है, यूज करती है। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट किया था, वो कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट था, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने क्लोरेला लिया एक सोल्यूशन के अंदर, लेट अस, ये एक टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर उन्होंने क्लोरेला डाल दी, एक सस्पेंशन सोल्यूशन बना दिया। जब इसके अंदर उन्होंने लाइट एब्सॉर्ब करवाई, पास करवाई, सॉरी, ये लाइट, अब ये जो लाइट थी ना, ये मोनोक्रोमैटिक लाइट थी। मोनोक्रोमैटिक लाइट होती, मोनो का मतलब वन और क्रोमैटिक का मतलब वेवलेंथ, यानी कि सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है उन्होंने क्या करवाई, पास करवाई। और वो जो रेंज यूज की, वो रेंज जो यूज की वो करवाई 700 नैनोमीटर। अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रा को स्टडी करें तो 400 से 700 की रेंज थी, और 700 तक जाते जाते कौन सी रेंज ऑफ लाइट आ जाती है, रेड, यानी कि ये 700 वाली कौन सी लाइट थी, रेड लाइट थी। उन्होंने जब रेड लाइट पास करवाई, ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा, अच्छा अगर आपसे कोई पूछे कि रेड लाइट ही क्यों पास करवाई, तो आपने बोलना है क्योंकि सर और मैम, क्योंकि एक्शन स्पेक्ट्रा में हमने ये स्टडी कर लिया था टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो रेड और ब्लू में होती है, इसीलिए एमर्सन और अर्नोल्ड ने कौन सी लाइट पहले पास करवाई, रेड। जब रेड लाइट पास करवाई तो उसने क्या देखा कि यहां पर फोटोसिंथेटिक जो एफिशिएंसी है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम। उसने बोला टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने तो बोला था कि ब्लू और रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, यहां तो ग्राफ ही डिक्लाइन कर गया फोटोसिंथेसिस का, यानी कि फोटोसिंथेटिक जो यील्ड है वो बनी ही नहीं इतनी खास, ठीक है। उसने कहा चलो इसको छोड़ो, हम ब्लू लाइट को ट्राई करते हैं। उसने क्या किया, अब दूसरी ब्लू लाइट लगाई, अकेली ब्लू लाइट सिर्फ, और ब्लू लाइट की रेंज जो थी वो रखी उसने 520 नैनोमीटर। जब ये रेंज की लाइट लगाई तो अगेन उसने क्या देखा, फोटोसिंथेटिक जो यील्ड है वो क्या कर गई, डिक्लाइन। तो अब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई कि जो टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या है, फेल हो गया है, ठीक है। उसने बोला कि दोनों रेंज की लाइट को हमने पास कर कर देखा है और दोनों रेंज की लाइट को क्या हो गया है, डिक्रीज हो रहा है फोटोसिंथेटिक यील्ड। इट मींस ये दोनों लाइट जो है दे आर नॉट फिट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब क्या हुआ, इमर्सन और अर्नोल्ड का थोड़ा दिमाग था क्योंकि साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ऐसे कर कर देखें, हम थोड़ी सी लाइट ब्लू वाली दें और थोड़ी सी फिर रेड लाइट, जिसको बोलते हैं हम स्प्लैश लाइट बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में, स्प्लैश लाइट बोलते हैं उसको, ठीक है। स्प्लैश लाइट का मतलब क्या होता है कि मैंने दोनों टॉर्च पकड़ी हैं, पहले मैं ब्लू वाली लगाऊंगा फिर मैं रेड वाली लगाऊंगा, ठीक है। इंटरमिटेंट लाइट जिसको बोलते हैं। जब उसने इंटरमिटेंट लाइट दी, इंटरमिटेंट लाइट को मैं ऐसे डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट करूंगा, ये इंटरमिटेंट लाइट है। जब इंटरमिटेंट लाइट दी तो उसने क्या देखा कि जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है वो क्या कर गई, एकदम से इंक्रीज कर गई। यहां पे आप देख रहे हो वो ग्राफ क्या कर गया, ऊपर चला गया। अब वो परेशानी में पड़ गए कि ये क्या हो गया, इट मींस फोटोसिंथेसिस के दौरान साइमल्टेनियसली लाइट यूज होती है, ब्लू भी और रेड भी, ठीक है। एक चीज तो क्लियर हो गई कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान सिंगल रेंज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ब्लू भी करता है और रेड भी करता है। अब ये पता लगवाना था कि ब्लू और रेड लाइट जो है ये दोनों ही क्यों अब्सॉर्ब हो रही है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ऐसा कौन है जो इस चीज के लिए इसको प्रमोट कर रहा है कि मुझे दोनों लाइट चाहिए। तो जब उन्होंने स्टडी की तो पता चला कि कोई इस नाम का कोई शख्स है जिसको दोनों लाइट चाहिए, और ये कौन था, फोटोसिस्टम्स। अब फोटोसिस्टम्स क्या होते हैं, फोटोसिस्टम होता है ग्रुप ऑफ पिगमेंट, ठीक है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब फोटो सिस्टम जो थे, फोटो सिस्टम को स्टडी किया गया, तो फोटो सिस्टम को जब स्टडी किया गया, ठीक है, तो ये सेम वही चीज है कि
कहता immersion reported minimum photosynthetic yield when supplied monochromatic beam of 700 nanometer or more than 680 nanometer only. तो photosynthetic yield क्या हो गई, गिर गई. उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप. रेड ड्रॉप इसलिए बोला क्योंकि रेड लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस गिरी. Reported enhancement in photosynthetic yield when both 700 plus 680 supplied together. This is called enhancement effect or immersion effect. Conclusion: two types of photosystems होते हैं, एक है PS1 और एक है PS2 exist in photosynthetic units. photosynthetic unit किसको बोला, क्लोरोप्लास्ट को. यहाँ पर लिख के लीजिए, है ना, कई बार आपको पूछ लिया जाता है डिटेल में. ये फोटोसिंथेटिक यूनिट्स क्या है, क्लोरोप्लास्ट. कहते दे ऑपरेट साइमल्टेनियसली और एक्टिवेशन, इनकी एक्टिवेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, 700 नैनोमीटर की लाइट और 680 नैनोमीटर की. ये रेडिश नहीं, ये रेडिश नहीं है. अगर आप ध्यान से बीम को पढ़ें, ठीक है, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में +2 के अंदर, जैसे एक है ब्लू लाइट फिर एक है ग्रीन लाइट. तो ब्लू की एक फिक्स रेंज है, ग्रीन की एक फिक्स रेंज है. अगर ब्लू की रेंज थोड़ी सी भी आगे होती है तो हम उसको ब्लू लाइट नहीं बोलते, अब हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लूइश ग्रीन, क्योंकि इंटरमिटेंट लाइट होगी वो. ठीक है, तो 680 नैनोमीटर वाली जो थी वो प्योर रेड नहीं थी. ठीक है, वो थोड़ी सी अदर रेंज ऑफ लाइट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है. ठीक है, और मैं दूसरा आपको क्या बताया है, ये 680 नैनोमीटर कैसे बना, क्योंकि बाकी भी डिफरेंट वेवलेंथ लाइट कर रही है एब्जॉर्ब, और किसको दे रहे हैं, क्लोरोफिल ए को. ठीक है, अब फोटो सिस्टम्स जो हैं ये क्या है, मैंने अभी बताया है, ये एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, एक जमावड़ा है पिगमेंट का, जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी. और ये आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ मिलेंगे फोटो सिस्टम, ठीक है, जहां पिगमेंट वहां फोटो सिस्टम. ये क्लियर है सबको? अब ये क्या कहता है, कहता फोटो सिस्टम जब स्टडी किया गया तो उन्होंने क्या देखा कि फोटो सिस्टम के अंदर दो सब यूनिट्स है. एक है आरसी यानी कि रिएक्शन सेंटर, और दूसरा है एलएचसी. एलएचसी स्टैंड फॉर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस. ये एक ऐसी लाइन है जो बहुत बहुत कम बच्चों को समझ लगती है, या डाउट रहता है इसमें, मोस्टली डाउट रहता है इस लाइन के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है कुछ इस अंदाज से है. तो मैं आपको क्लियर कर दूं, तभी मैंने ये फार्मूला लिख दिया है ताकि आपको याद रहे. फोटो सिस्टम बनाने के लिए हमें कौन से दो यूनिट्स चाहिए, रिएक्शन सेंटर एंड एलएचसी. एलएचसी स्टैंड फॉर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस. लाइट का मतलब लाइट, हार्वेस्ट का मतलब एब्सॉर्बेंस, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जब कोई चीज मोर देन वन पार्टिकल से बनी हो. ठीक है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स. तो कॉम्प्लेक्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले तो रिएक्शन सेंटर. तो रिएक्शन सेंटर यहां पर कौन एक्ट करता है, याद रखना है, आपको पूछा जाएगा रिएक्शन सेंटर में सिर्फ कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो आंसर इज, क्योंकि ये मेन पिगमेंट है. और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वर्ड जो है, कॉम्प्लेक्स है यानी कि दो चीजों का बना है. तो मैं आपको बता दूं ये दो चीजें कौन सी हैं. पहला है पिगमेंट्स, और इन पिगमेंट्स को बोलेंगे LHP, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स. और इनमें कौन से पिगमेंट्स आएंगे, अगर, वेरी गुड, एक्सेसरी पिगमेंट्स, क्योंकि बाकी जितने भी बचे कुछ रह गए वो सारे इसमें. और इनके साथ ही क्या एसोसिएटेड होते हैं, प्रोटीन्स. हाँ जी बोलो. हाँ, थोड़ा सा हो जाए, कोई बात नहीं. हाँ बेटा, कोई डाउट है तुझे? अच्छा, क्लियर है, ये क्लियर है बेटा? है LHP लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, यानी कि जो LHC है, LHC किसका बना है, LHP प्लस प्रोटीन्स का. हाँ बेटा, कुछ पूछना है? अब मुझे बच्चे कई बार पूछते सर प्रोटीन क्या है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको जानने भी नहीं है. अगर जानने तो लिख लो, फिर बड़े गंदे मंदे नाम है. ठीक है, चलिए क्लियर है.
कोई ज्यादा सिर खाए तो बता देना, ये वो प्रोटीन्स हैं जो LHC को स्टेबल करके रखते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा लिखिए जरा इसके नीचे लिखिए जरा, ग्राफ। अच्छा ये ग्राफ ये बना ही लो ताकि आपको याद रहे। ये ग्राफ बना ही लो एक। और ये चैप्टर इतना इम्पैक्टफुल है, मतलब अगर प्लांट फिजियोलॉजी में देखा जाए तो डिफिकल्ट भी यही चैप्टर लगता है और क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा इसमें होते हैं क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है। हाँ बाकी वेवलेंथ्स का रोल विजिबल है, अगर ये हाँ, नहीं तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। अब हर लाइट का अपना इंपॉर्टेंस है, पर किसी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब ग्रीन लाइट का अपना इंपॉर्टेंस है क्योंकि अगर ग्रीन लाइट ना होती तो रेड एल्गा मर जाती, क्योंकि रेड एल्गा लेती ग्रीन लाइट है क्योंकि डीप पेनिट्रेटिंग है ना। पर फोटोसिंथेसिस अगर ब्लू और रेड में होते हैं तो ग्रीन कलर क्यों शो होता है सबसे ज्यादा? पता नहीं आपको वो करवाया कि नहीं है छोटे पे। मुझे याद है कि हमें ना एक ऐसे मैम ने बताया था जब मैं अपने टाइम पे स्कूल में कि गोला सा बनवाया था तो उसमें ना ऐसे विबग्योर लिखवाया था, फिर ऐसे कांटा बीच में लगवाया था, तो वो बोलते थे कि अगर ये लाइट एब्जॉर्ब करता तो ये लाइट आएगी, ये करेगा तो ये आएगी। अब वो आई थिंक इसमें भी करवाते हैं, प्लस 2 में भी करवाएंगे आपको सर, है ना, तब आपको क्लियर हो तो जोन से अब्सॉर्ब हो गई, जो बच गई वो हाँ दिखेगी। हाँ ऐसा है, क्योंकि ग्रीन से रिफ्लेक्ट होगी तो भी दिखेगी। क्योंकि देखो ऐसे माना जाता है ना कि सपोज एक पर्टिकुलर रेंज की लाइट एब्जॉर्ब करवाई, तो मैंने आपको अभी बताया है कि जो रिफ्लेक्ट होगी वो उस रेंज की लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो वो चेंज होगी ना, और वो जिसके साथ मैच करती होगी कलर के साथ वो कलर आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। किसका? इंटरमिटेंट लाइट जो दसी मारते ना लिश कोरे जे अखां पे, दैट इज इंटरमिटेंट लाइट। चलिए लिखिए, कोई बात नहीं टाइम हो गया तो लिखो। इन एवरी फोटो सिस्टम मैंने पूरे 11:30 पे छोड़नी क्लास, नहीं लिखना तो लिखो जिसको जाना चाहो। इन एवरी फोटो सिस्टम देयर इज ए रिएक्शन सेंटर, इन एवरी फोटो सिस्टम देयर इज ए रिएक्शन सेंटर, ब्रैकेट में लिखिए, made up of molecule of chlorophyll A, made up of molecule of chlorophyll A, highly important line, benchmark line जिसको बोलते हैं, सीधा लिख लो made up of chlorophyll A molecule, surrounded by, in every photosystem there is a reaction center, ब्रैकेट में लिखिए made up of chlorophyll A molecule, ब्रैकेट बंद, surrounded by किसने सराउंड किया हुआ उसको? accessory pigments, surrounded by accessory pigments. Next point, the accessory pigments absorb light energy, the accessory pigment absorb light energy of different wavelength and finally give it to, अब क्लोरोफिल नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? finally give it to अब्सॉर्ब के बाद reaction center, finally give it to reaction center. मैं फिर लाइन बोलता हूं, the accessory pigment absorb light energy of different wavelength and give it to reaction center. Next point, these pigment help to make
These pigment help to make photosynthesis more efficient, by absorbing different wavelengths of light. पहले समय में आपने देखा होगा, अब तो ये डिश वगैरह चल पड़ी हैं, केबल चल पड़ी हैं। पहले एक लंबा सा खंबा लगता था जिसके ऊपर एक गुड्डियां वगैरह भी आड़े उड़े जाती हैं। वो पता है उसको क्या बोलते हैं? उसके ऊपर गाने भी बने हुए बड़े पंजाबी गाने। एंटीना। एंटीना क्या होता है? ये कपिल के शो में भी वो आता है कि कुछ शारदा वो झुंडा सा करके उसको बोलते हैं एंटीना है। तो ये एंटीना क्या होता है? जो सिग्नल कैप्चर करता है। एग्जैक्टली, जो सिग्नल क्या करता है? कैप्चर करता है। तो लिखिए सर आगे, कहता these molecules are also known as antenna molecule. These molecules are also called as antenna molecules or LHC. एंटीना भी क्या करता है? सिग्नल कैप्चर करता था और हमारे टीवी को देता था, फिर हम बैठकर कार्टून देखते थे। जब बारिश आ जाती तो एंटीना हिलाते थे ना जोर जोर से। पता नहीं आपके ने हिलाया कि नहीं, मैंने तो बहुत हिलाया है जोर जोर से। फिर जाकर मैं अपने भाई को पूछता था आ रहा है टीवी, बोलता आ जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही LHC है। LHC डिफरेंट रेंज की लाइट को अब्सॉर्ब करता है। किसको दे रहा है? रिएक्शन सेंटर को। एंटीना मॉलिक्यूल्स की बात कर बोला। और LHC आगे लिखिए, द LHC आर मेड अप ऑफ hundreds of pigment molecules bound to proteins. इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख लीजिए, कितने होते हैं? 250 से लेकर 400 मॉलिक्यूल। कई बार पूछ लेते हैं।